नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों सभी को नमस्कार। एक मिनट, अभय भाई मिसिंग है। अभय भाई, मित्रों एक मिनट हम इंतजार करेंगे। अभय भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। सभी को नमस्कार। गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव द्वारा आयोजित न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी व्याख्यान माला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सत्य, अहिंसा, आपसी सहयोग की भावना को वैश्विक स्तर पर प्रस्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव में गांधी रिसर्च फाउंडेशन कार्यरत है। ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है मित्रों कि गांधी रिसर्च फाउंडेशन की नींव जब रखी गई पद्मश्री डॉक्टर भंवरलाल जी जैन संस्थापक द्वारा इस फाउंडेशन के पहले फाउंडर चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी दादाजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। धर्माधिकारी साहब ने गांधी जी की विरासत के उन तत्वों को खानदेश की इस भूमि को स्पर्श दिया और गांधी रिसर्च फाउंडेशन केवल एक प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि इस विश्व पर महात्मा गांधी की विरासत को प्रस्तुत कर सके, फैला सके, युवा पीढ़ी को अवगत कर सके और इसीलिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन अर्पित न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी की स्मृति में यह व्याख्यान माला फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही है। बेहद खुशी है इस व्याख्यान माला के अंतर्गत पहला पुष्प आज प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रों, आज के इस विशेष व्याख्यान माला में हमारे बीच प्रमुख अतिथि के रूप में, वक्ता के रूप में डॉक्टर अभय बंग उपस्थित है। अभय भाई, आपका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष स्थान पर गांधी रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अनिल काकोडकर जी उपस्थित है। काकोडकर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही मित्रों, गांधी रिसर्च फाउंडेशन के संचालक श्रीमान अनिल जैन, श्रीमान अशोकबाबू जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही साथ गांधी रिसर्च फाउंडेशन के संचालक डॉक्टर सुदर्शन भाई अयंगार भी उपस्थित हैं। आज इस व्याख्यान माला का हम आरंभ प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना आरंभ करने से पहले हमारे सभी श्रोतागणों का तहे दिल से फाउंडेशन स्वागत करता है। इस पहल के द्वारा हम एक बेहतर सोसाइटी की दिशा में आगे बढ़ने की संकल्पना लें। इस पुष्प के अंतर्गत हम सामूहिक रूप में इस प्रार्थना में सम्मिलित हो। मेरे सहयोगी से निवेदन करता हूं कि प्रार्थना सादर की जाए। विनायक सविता
बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्व आज ऐसे मुकाम पर है जहां पर हम सभी के लिए हृदय को जोड़ने की बात है। एक बेहतर विश्व निर्माण करने के संदर्भ में हम हर एक हृदय में एक प्रार्थना की ज्योत जलाने की बात है। यह प्रार्थना कृति के रूप में हो सकती है, यह प्रार्थना विचार के रूप में हो सकती है, और यह प्रार्थना एक दूसरे का साथ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने की हो सकती है। आज के इस विषय शराब मुक्ति के लिए अहिंसक और रचनात्मक आंदोलन गढ़चिरौली का प्रयोग, इसमें प्रास्ताविक और मुख्य वक्ता का परिचय प्रस्तुत करने के लिए फाउंडेशन के संचालक डॉक्टर सुदर्शन भाई अयंगार से मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुदर्शन भाई। सभी को नमस्कार। प्रास्ताविक के तौर पर भाई अश्विन ने काफी बातें कही हैं। गांधी रिसर्च फाउंडेशन अपने आप में एक अनूठी संस्था है जहां पर विचार, प्रदर्शन और कार्य तीनों चल रहे हैं और उसके साथ संशोधन भी। तो ऐसी संस्था जो है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, इस संस्था को पहले नींव में पत्थर रखने के लिए, जैसा उसने बताया, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी इसके फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रहे और एक बहुत बड़े स्वप्नद्रष्टा, दृष्टा और कर्मठ व्यक्ति श्री भंवरलाल जैन इसके संस्थापक संचालकों में से रहे। ये उन्हीं की एक परिकल्पना है जिसने आज मूर्त रूप देखा है। और न्यायमूर्ति जी और श्री भंवरलाल जैन, जिनको हम सब बड़े प्यार से बड़े भाऊ कहते हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है। इसीलिए उनकी स्मृति में हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके विचारों को आगे ले जाने की कोशिश हम निरंतर करते रहें। तो इसी श्रेणी में हमने जो व्याख्यान मालाएं आयोजित की हैं उसका प्रथम पुष्प, जैसे अश्विन ने बताया, आज हम न्यायमूर्ति धर्माधिकारी जी, चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी की स्मृति में ये पहला व्याख्यान देने के लिए हमने डॉक्टर अभय बंग, जिनका समय मिलना वाकई में थोड़ा मुश्किल होता है, पर जैसे उन्होंने कहा कि उनका तो मेरे जीवन में बहुत योगदान है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसे मित्र का परिचय देना भी मेरे लिए भी गौरव है और आनंद का विषय है कि अभय भाई का मैं परिचय दे रहा हूँ। वैसे अभय भाई सचमुच में, ऐसा मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सब जानते हैं कि अभय भाई किसी परिचय के वैसे खास मोहताज नहीं है। इसके बावजूद भी जब परिचय दिया जाता है तो कुछ अनजान लोग तो आते ही हैं और यही अनजान लोग हैं जो नए जुड़ते हैं, उनके लिए अभय भाई का परिचय देना बहुत जरूरी समझते हैं। अभय भाई, जैसे आप देख रहे हैं, अभी भी एक तरुणाई से भरे हुए एक व्यक्तित्व हैं जो अपने विचार और कर्म से जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। पेशे से डॉक्टर हैं और एमडी किया है, उसके बाद उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया है, जो बहुत बड़ी अच्छी संस्था और अच्छा कार्यक्रम है। वहां पर उन्होंने जो है हमारे देश का भी नाम उज्जवल किया, 3 गोल्ड मेडल लिए। उसके बाद रानी बहन के साथ रानी बाई भी जो है वो अच्छी डॉक्टर हैं, वो भी पढ़ाई उसी तरह की हुई है और दोनों ने मिल करके जो है गढ़चिरौली, जो एक बहुत ही अंदर का महाराष्ट्र का एक हिस्सा, एक जिला, एक उस स्थान पर बैठ करके वहां के 150 गांवों में इन्होंने 25 साल एक अच्छा शोध कार्य किया। सर्च नाम की संस्था, वहां पर उन्होंने उसकी नींव रखी, उसके तहत काम किया और जो काम विशेष करके नवजात शिशुओं को बचाने के लिए जो किया है, सगर्भा महिलाएं और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को लेकर, वो बड़े मार्के का रहा और उसके जो परिणाम आए और जिस तरह से नवजात शिशु दर, मृत्यु दर कम हुए, उसको लेकर के उसकी एक अंतरराष्ट्रीय पहचान बनी। और 2009 के जो यूनिसेफ और WHO की जो गाइडलाइंस आए, उसके अंदर इस काम से जो अनुभव था उसके आधार पर नीतियां बनी, भारत सरकार की भी नीति बनी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नीति बनी। ऐसे हमारे आज के वक्ता हैं। विशेषतर ये है कि ये प्रतिभा जो है, इस देश की प्रतिभा, इस मानव समाज की प्रतिभा जो है वो सेवाग्राम आश्रम, महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में
पली बड़ी, ये खास परिचय है। और सर्वोदय परिवार से आ रहे हैं और उसी परिवार और उसी वातावरण, उसी दर्शन से परिचित और उसी तरह से अपने व्यवसाय में एकदम निपुण, कौशल्य पूर्वक काम करते हुए उन्होंने ये सारे योगदान दिए हैं। कहना न होगा कि ऐसे व्यक्ति का योगदान जो है वो राष्ट्रीय कक्षा पे सरकारी तौर पर भी कई सारे कमीशनों में इनकी सदस्यता हमेशा रही है और इन्होंने देश के अपने आरोग्य की नीति को भी एक दिशा ये देते रहे हैं। इससे ज्यादा लंबा परिचय मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि मैं उनका समय नहीं लेना चाहता। इससे आपको अंदाज तो आ ही गया होगा कि रानी बहन और अशोक भाई का जो योगदान है पूरे इस देश के आरोग्य के विषय को लेकर बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ नई तालीम और सर्वोदय की विचारधारा पर उतनी ही पकड़ रखते हैं और ये सारा कार्यक्रम सिर्फ आरोग्य तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि बात तो विकेंद्रित ग्राम स्वराज और गांव के अंदर जो है समृद्ध गांव, सुखी गांव और विकेंद्रित सत्ता का गांव जो है वो स्थापित करने की बात थी। उस सपने को देखते हुए भी उन्होंने अपने कार्य को काफी आगे ले गए हैं और उसी की श्रृंखला में जो है आज उनका विषय है जिस पर वो कहेंगे, क्योंकि वो आरोग्य के साथ भी जुड़ा है और गांव की समृद्धि के साथ भी जुड़ा है कि किस तरह से गांधी जी की जो रचनात्मक काम है, 18 रचनात्मक काम है, उसमें नशाबंदी एक बहुत बड़ा काम था और उस काम को इन्होंने बखूबी गढ़चिरौली जिले में कर दिखाया है, जिसकी असर सारे देश में हुई है। अब इससे ज्यादा मैं परिचय आपको नहीं दे रहा हूँ और कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए अश्विन भाई से विनती। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन भाई। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अभय भाई से निवेदन करता हूँ, कृपया वो अपने विचार साझा करें। अभय भाई। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के और गांधी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल काकोडकर, गांधी रिसर्च फाउंडेशन के संचालक और मेरे 40 साल के मित्र डॉक्टर सुदर्शन अयंगार, जैन परिवार से यहाँ उपस्थित शामिल माननीय लोग और डॉक्टर अश्विन झाला और जो श्रोतागण है वो, महात्मा गांधी का नाम जिस फाउंडेशन के साथ जुड़ा है उसके कार्यक्रम में शामिल होना यही अपने आप मेरे लिए बड़ी खुशी की, सम्मान की बात है। लेकिन जिनके स्मृति में आपने ये व्याख्यान माला रखी है उन स्वर्गीय न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी, इनकी स्मृति में बोलना तो मेरे लिए एक मायने में सम्मान भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये तो मेरी ऋण पूर्ति है। उनका मुझ पर बहुत ऋण रहा। जो श्रोता नहीं जानते होंगे, अगर कोई नए श्रोता हैं, कि चंद्रशेखर धर्माधिकारी एक मूर्धन्य विचारक, बहुत प्रभावी वक्ता, पूरे महाराष्ट्र में, देश में बहुत सुंदर वक्ता, लेखक, न्यायमूर्ति और गांधीवादी संस्थाओं के मार्गदर्शक रहे। जिस संस्था को मैंने और रानी ने स्थापन किया और गढ़चिल में काम कर रहे हैं पिछले 35 सालों से, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी करीबन 30 साल उसके ट्रस्टी रहे और मेरे लिए तो वो चंदू मामा रहे, इसलिए कि मेरी माँ और वो स्कूल में सहाध्यायी थे, इसलिए बचपन से मैं उनको मामा के रूप में ही जानता रहा और उन्होंने मामा का रिश्ता निभाया। शराब मुक्ति के काम से उनका हमारा इतना करीबी संबंध आता रहा और ये काम ही ऐसा है कि इसमें आप अपने आप पर बहुत संकट उधार ले लेते हैं। तो वो न्यायमूर्ति होने के नाते और पूरे महाराष्ट्र में बहुत सम्मानीय व्यक्ति होने के नाते कई बार उनके आधार की, उनके समर्थन की हमको जरूरत पड़ी। धर्माधिकारी जी के बारे में एक बात का और मैं जिक्र करना चाहता हूं। मुझे कभी कभी उनकी ईर्ष्या भी हुआ करती थी। ईर्ष्या सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत अद्भुत वक्ता थे, लेकिन इसलिए कि उनके एक मानुस नामा नाम की किताब है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उनका बचपन का जो काल वर्धा में गया, वो काल 1930 से 1950 के करीबन का,
जब वहां पे महात्मा गांधी, विनोबा, जमनालाल बजाज और देश के कई मूर्धन्य लोग आया करते थे, वो एक ऐसे मैं कहूंगा कि सत्याग्रह का सुवर्ण काल रहा। और उस वातावरण में धर्माधिकारी जी बड़े हुए, तो ये तो मेरे लिए बड़ा ईर्ष्या का विषय था। उनसे मेरा, वैसे कहा जाए तो उनकी 3 पीढ़ियों से मेरा रिश्ता रहा। खुद चंद्रशेखर धर्माधिकारी कई बार विनम्रता से लेकिन ये कहा करते थे कि मेरी तो एकमात्र पहचान है कि मैं दादा धर्माधिकारी का पुत्र हूं। ये उनकी नम्रता थी, लेकिन एक मायने में सच्चाई भी थी कि उनके पिता दादा धर्माधिकारी, आज की पीढ़ी तो नहीं जानती होगी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सीनियर लोगों में से एक आचार्य कहलाते थे, भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान अपने आंखों के सामने गढ़ते हुए उन्होंने देखा, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन ऐसे व्यक्ति थे, इतने निर्लिप्त व्यक्ति थे कि जब उनको मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव का टिकट देकर मंत्री बनाने की पेशकश हुई, तो आके महात्मा गांधी के पैर पकड़ लिए कि बापू मुझे बचाइए, मुझे मंत्री नहीं बनना है। तो आज के जमाने में अद्भुत लगेगी, ऐसे चारित्र्य वाली वो पीढ़ी थी। तो चंदू मामा दादा धर्माधिकारी के पुत्र थे और दादा हमारी अपनी मेरे पीढ़ी की विचार सरणी, वैचारिक आधार बनाने में बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया। जो तीसरी पीढ़ी है धर्माधिकारी परिवार की, चंदू मामा के 2 पुत्र, न्यायमूर्ति सत्यरंजन धर्माधिकारी और एडवोकेट आशुतोष धर्माधिकारी, ये दोनों भी सामाजिक काम में बहुत सक्रिय हैं। और ये कहने में मुझे बड़ा अभिमान होता है कि शराब मुक्ति, शराबबंदी के विषय में हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं उसमें ये दोनों बहुत बड़ा आधार होते हैं। तो ये 3 पीढ़ियों से जिनसे मेरा रिश्ता है, उन न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी या चंदू मामा के स्मृति में ये आज का विषय जो मैंने चुना खास इसलिए कि न्यायमूर्ति धर्माधिकारी के लिए ये विषय बड़े उनके हृदय को छूने वाला विषय था। स्वतंत्रता आंदोलन में तो शराबबंदी एक रचनात्मक कार्यक्रम में से एक था। कस्तूरबा और कमला नेहरू ने खुद शराब की दुकानों के खिलाफ पिकेटिंग किया था। और उस जमाने में वो पले बढ़े तो शराबबंदी तो उनके खून में थी। बाद में वो मजदूर नेता थे। उस जमाने में उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने देखा कि मजदूर जो भी दिन भर कमाता है शाम को शराब के गुत्ते पे कमाता है। इसलिए मजदूर का अगर हित साधना है तो शराबबंदी आवश्यक है। इस निश्चय पे वे पहुंचे और न्यायमूर्ति के भूमिका में भी उन्होंने शराबबंदी के विषय को बहुत समर्थन दिया। संवैधानिक मर्यादा में रहकर न्यायमूर्ति थे, तो संवैधानिक मर्यादा में रहकर लेकिन अहिंसक कृति कैसे की जा सकती है, खासकर शराबबंदी के विषय में, यह हमेशा ही उनकी आस्था का विषय रहा। और इसलिए जानबूझ के उनके स्मृति में भाषण देना है तो एक विशेष विषय मैंने चुना। और जो जैसा कि अभी बताया कि शराब मुक्ति के लिए अहिंसक और रचनात्मक कार्यक्रम, इसका जो गढ़चिल्ली प्रयोग है, जिसमें मैं तो कार्यकर्ता के रूप में लेकिन उसके एक समर्थक के रूप में धर्माधिकारी जी भी 30 साल उससे जुड़े हुए थे, इसलिए उस विषय को आज मैं छूना चाहूंगा। शराब, इस प्रश्न की व्याप्ति हम अक्सर व्यक्ति के तौर पे जानते हैं। देखा होता है कोई शराबी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई, या अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि कहीं बलात्कार हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ और जो गुनहगार है वो शराब पिया हुआ था। हम सोचते हैं कि देखो शराबी ने क्या किया, लेकिन प्रश्न तो वैश्विक है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी नाम का स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन, जिसमें करीबन 4 अरब लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी इकट्ठा करके उसका विश्लेषण किया गया है।
ये आज दुनिया में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा व्यापक अध्ययन माना जाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी हमको बताता है, जो सबसे नया उनका ताजा रिपोर्ट 2017 का है, वो कहता है कि शराब के कारण दुनिया में हर साल करीबन 30 लाख मृत्यु होते हैं और दुनिया में रोग, मृत्यु और विकलांगता, डिसीज, डेथ एंड डिसेबिलिटी होने के जितने कारण हैं, उन सबसे ऊंचे 7 कारणों में एक शराब भी है। और पुरुषों के मामले तो सबसे ऊंचे 4 कारणों में से एक कारण शराब है। तो शराब सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बीमारी या व्यक्ति की परेशानी ये ऐसा नहीं बचता है। शराब एक वैश्विक समस्या है। WHO का रिपोर्ट हमको बताता है कि भारत में 51% पुरुष शराब पीते हैं। हर रोज नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभार बीच बीच में 51% पुरुष शराब पीते हैं। 40 साल पहले यह अनुपात 20% था, अब 51% है। तो कितने तेजी से अनुपात बढ़ रहा है देखिए। और ये जो शराब पीने वाले पुरुष हैं, इनमें से 9% अल्कोहल एब्यूजर्स हैं। इसका मतलब कि उनको व्यसन लग चुका है, उसमें वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में स्वास्थ्य पर बुरा असर होते हुए भी वो पीना रोक नहीं सकते। उनको कहते हैं एब्यूजर्स। तो भारत में 9% शराब पीने वाले एब्यूजर्स हैं। इसका मतलब हुआ 4.5 करोड़ लोग शराब के एब्यूजर्स हैं। एक आदमी, अक्सर ये पुरुष होता है इसलिए मैं आदमी पुरुष शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एक पुरुष जब एब्यूजर बनता है तो उसका पूरा परिवार ग्रस्त हो जाता है। तो इसका मतलब तो हुआ करीबन 20 करोड़ लोग भारत में शराब की समस्या से ग्रसित हैं, या तो खुद व्यसनी हैं या उनके परिवार के लोग उससे ग्रस्त हैं। तो ऐसी ये वैश्विक समस्या है, अखिल भारतीय समस्या है। आदिकाल से इसका उपाय खोजने की कोशिश इंसान कर रहा है। करीबन सभी धर्मों ने शराब को वर्ज्य माना है, उसका निषेध किया है, और फिर भी इंसान शराब की चंगुल से छूट नहीं पाता है। तो लंबे समय की समस्या है। भारत का संविधान जब बना और जिसमें दादा धर्माधिकारी हिस्सेदार थे, तो संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में शराबबंदी का अंतर्भाव किया गया। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 15-20 साल भारत में शराबबंदी तो चली, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की वो धरोहर थी। लेकिन जल्दी ही इसका अमल ठीक से नहीं हो पाता है, ये फेल हो जाती है। इस कारण से, इस अनुभव से धीरे धीरे भारत से शराबबंदी करीबन उठ गई, थोड़ी बदनाम भी हो गई कि ये व्यावहारिक नहीं है। और इसलिए आज गुजरात, बिहार, मिजोरम और आंशिक रूप से केरल, यहां पर शराबबंदी है। अन्य राज्यों से तो कागज पे है, कानून है, लेकिन पूरी उठ चुकी है। तो ऐसे ही ये भारत की समस्या है कि शराब नुकसानकारक तो है। हमारा संविधान कहता है कि शराब बंद करना ये शासन का, स्टेट का एक आवश्यक जिम्मेवारी है। और लेकिन फिर भी पूरे भारत में, करीबन पूरे भारत में शराब खुलेआम बिक रही है। मोटा अंदाज यह है कि भारत की सभी सरकारें, राज्य सरकारें मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपया हर साल शराब से टैक्स कमाती है। तो ध्यान में आएगा कि एक और 20 करोड़ लोग ग्रसित हैं शराब की समस्या से, और 2 लाख करोड़ रुपए सरकारें कमा रही है, तो वो तो इसको छोड़ना नहीं चाहती है। एक बड़े विचित्र ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और स्वास्थ्य के एक समस्या ये है कि शराब की समस्या को कैसे हल किया जाए। इसलिए आज इसके अनुभव के बारे में मैं बात करने वाला हूं।
हमारे बात का आज का जो प्रयोग का थिएटर है वो है गढ़चिरौली जिला। महाराष्ट्र के बिल्कुल पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा हुआ ये जिला है। आप सभी ने इस जिले का नाम तो बस इसीलिए सुना है कि यहाँ बीच बीच में बम फटते हैं, यहाँ नक्सलवाद है, कभी नक्सलवादी लोगों को मारते हैं, कभी पुलिस नक्सलवादियों को मारते हैं और हमारा गढ़चिरौली जिला बदनाम होते रहता है। 36 साल पहले रानी और मैं यहाँ पे स्वास्थ्य का काम करने आए। प्रेरणा तो महात्मा गांधी की थी, स्वास्थ्य के बारे में कुछ हमारी पढ़ाई थी, तो इसलिए गढ़चिरौली का स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके द्वारा भारत के ग्रामीण इलाकों का भी स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयोग करेंगे, ये मन में मनीषा थी। जिले की कुल लोक संख्या करीबन आज 12 लाख है। करीबन 40% जनसंख्या आदिवासी है, गोंड आदिवासी। जिले में महुआ के पेड़ जगह जगह है, तो महुआ के फूल गिरते हैं, आदिवासी महुआ इकट्ठा करते हैं और उसकी शराब बनाकर पीना यह आदिवासी समाज की परंपरा का हिस्सा है। तो शराब को समाज में, संस्कृति में कुछ एक मायने में एक स्थान भी है। जिला बहुत गरीब है, महाराष्ट्र का सबसे अविकसित जिला, नीचे से नंबर 2 गढ़चिरौली है और नक्सलवादी हिंसा भी है। ऐसे जिले में शराब का विषय, शराब की समस्या, शराबबंदी, ये कानूनन स्थिति, उसमें से हम इसको देखते हैं शराब मुक्ति। सिर्फ शराबबंदी नहीं, शराब मुक्ति, और शराब मुक्ति ये हमारे लिए स्वराज्य का विषय है। क्यों, मैं आगे आऊंगा, लेकिन शराब बंदी नहीं, शराबबंदी तो कानूनन का विषय है, लेकिन शराब मुक्ति ये स्वराज्य का विषय है, क्योंकि व्यक्ति के अपने स्वनियंत्रण का, आत्मनियंत्रण का, और गांव समुदाय के अपने ग्राम स्वराज्य का ये विषय है, इसलिए ये स्वराज्य का विषय है। और फिर अहिंसक रचनात्मक आंदोलन द्वारा इसको कैसे वास्तव में लाया जा सकता है, ये गांधीवादी विचारधारा के प्रयोग का विषय है। तो समस्या शराब की, ध्येय, गोल या एम शराब मुक्ति का और स्वराज्य का, और साधन अहिंसक और रचनात्मक आंदोलन, ऐसा ये प्रयोग है। 86 में जब हम आए तो गांव गांव जाके स्वास्थ्य की बात करते थे। हम बात करते थे स्वास्थ्य की, और गांव की औरतें हमको कहती थी कि डॉक्टर साहब, ये आपकी दवाई स्वास्थ्य की बात जरा बाजू में रखो, हमारी सबसे बड़ी बीमारी है मर्दों की शराब। पहले मुझे लगा कि मैं वर्धा से आ रहा हूं, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हूं, इसलिए मैं ये समस्या अपने ही मनगढ़ंत सुन रहा हूं या उसको बढ़ा चढ़ा के सोच रहा हूं। लेकिन औरतें कायम थी। किसी भी गांव में जाइएगा, बात हम स्वास्थ्य की करते थे और औरतें बात शराब की करती थी। एक पोरला नाम का देहात है, वहां पे हमने औरतों का शिविर लिया था स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन औरतें बोलने लगी। गांव की औरतें अपने अपने ढंग से बोल रही थी, तो हर किसी की कहानी शराब में ही अटकी हुई थी। और कोई औरत रो रही थी कि कैसे मेरा बाप शराब पी पी के मेरी मां को मारता था, कोई रो रही थी कि कैसे मेरा पति मुझे मारता है, तो कोई रो रही थी कि कैसे अब मेरी लड़की को मेरा दामाद मारता है। कुछ औरतें रो रही थी कि शराब पी पी के मेरा पति कैसे मर गया, तो कोई औरतें रो रही थी कि मेरा शराब पीने वाला पति जल्दी मरता क्यों नहीं है। भारत में पति सौभाग्य कितना महत्व का माना जाता है, आप सभी जानते हैं। मैं ऐसे सोचता हूं कि इस देश में शराब, पुरुष की शराब, ये एकमात्र चीज है जिसके कारण पत्नी कामना करती है कभी कभी, लेकिन ये कामना करती है कि ये मर्द जल्दी मर जाए तो छुटकारा हो जाए। स्त्री के मन में वैधव्य की आकांक्षा निर्माण करने वाली ये पुरुष की बीमारी है।
अल्कोहल इज अ डिसीज ऑफ मेन फ्रॉम विच वीमेन सफर। और इसलिए मजबूरन हम कोई ये सोच के नहीं आए थे कि शराब के मुद्दे पे काम करेंगे, लेकिन शराब की समस्या को हमको छूना पड़ा। अब डॉक्टर था, हूं भी, तो शुरू में तो डी एडिक्शन के अप्रोच से कुछ मरीजों को ट्रीट किया, फिर बहुत जल्दी ध्यान में आए समस्या इतनी बड़ी है कि एक एक व्यक्ति के डी एडिक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। और इसलिए गढ़चिली की जनता शराब नहीं चाहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार यहां पे शराब थोप रही है। ये हमारे स्वराज्य का आंदोलन है, स्वयं निर्णय का विषय है कि हमको जिले में शराब चाहिए नहीं चाहिए। और इस जिले की जनता बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल हुई। सच कहूं तो जनता ने ही आंदोलन को बढ़ाया और हमको सामने ढकेल दिया कि आप हमको नेतृत्व करिए। तो उनको किसी ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो बंबई में या बड़े लोगों के सर्कल में उनकी बात रख सके। लेकिन हुआ ऐसे कि बड़े तेजी से अहिंसक आंदोलन फैला। अहिंसक तो बड़ा आवश्यक था, जिले में नक्सलवाद है। किसी भी आंदोलन को बड़े आसानी से पुलिस नक्सलवादी का लेबल लगा के बदनाम कर सकती है, गलतफहमी भी हो सकती है उनको कि ये नक्सलवादियों का आंदोलन है। तो शुरू से लोकतंत्र और अहिंसा ये हमारे दो मजबूत पहलू थे। लेकिन हमारा मुख्य पहलू ये था कि अगर जिला शराब नहीं चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि वो जिले पर शराब थोपे। और उसमें भी भीतर हमने ये भूमिका ली कि गांव को इस बारे में स्वयं निर्णय करने का अधिकार है। अगर गांव की ग्राम सभा ये निर्णय करती है कि हमारे गांव में शराब नहीं चाहिए, तो इस देश की कोई सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ये कोई संवैधानिक हक नहीं है कि संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में जो कहा गया है कि शराब बंद करना ये शासन का कर्तव्य रहेगा, उसके खिलाफ कोई सरकार गढ़चिली जिले के गांव की जनता पर जबरदस्ती से शराब थोपे, ये असंवैधानिक होगा। तो एक मायने में ये लड़ाई शराब खिलाफ भी रही, लेकिन बड़े तेजी से ये आत्मनिर्णय की, स्वयं निर्णय और ग्राम स्वराज का विषय बन गई। और करीबन 6 साल ये हमारा आंदोलन चला। उसमें हमको एक और औजार ध्यान में आया कि सरकार शराब बंद नहीं कर रही है, हम मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं सुन रही है, शराब से इनकम मिलता है। तो गांव अपना सामूहिक निर्णय लेकर गांव में शराबबंदी लागू कर दे, गांव ही सरकार, और गांव में शराबबंदी लागू करना ये गांव का अधिकार। ये भूमिका हमने 1988 में ली और उसके मातहत करीबन 150 गांव ने अपने अपने गांव की शराब बंद कर दी। फिर भी जब महाराष्ट्र सरकार नहीं मानी तो 2 अक्टूबर 1992 को हमने जिले की शराब मुक्ति परिषद ली और उसमें सौभाग्य से उस समय जीवित थी तो महात्मा गांधी की जो पर्सनल फिजिशियन थी वो डॉक्टर सुशीला नायर, उनको हमने निमंत्रित किया। श्री मधुकर राव चौधरी जो उस समय महाराष्ट्र के विधानसभा के सभापति थे और वो मेरे पिताजी के विद्यार्थी थे, उनको हमने निमंत्रित किया क्योंकि उनके पिता शराब मुक्ति का काम करते समय उसमें उनका खून हुआ था। तो ऐसे 2 महनीय व्यक्तियों की उपस्थिति में हमने जिले की शराब मुक्ति परिषद ली और उसमें घोषित कर दिया कि आज से इस जिले में कम से कम शराब के बारे में महाराष्ट्र सरकार का कानून नहीं चलेगा, जनता का कानून, जनता की शराब मुक्ति हम लागू कर रहे हैं। अहिंसक ही था, लेकिन इन 2 बड़े पुण्यवान नेताओं की उपस्थिति में जब इस जिले की जनता ने ये घोषित किया, निर्णय किया, तो सौभाग्य से महाराष्ट्र शासन ने भी उस आवाज को सुना, यहां शराबबंदी लागू की 1993। जैसे कि होता है आंदोलनों में
कि हमारे लिए शराबबंदी, सरकार की शराबबंदी लागू करवाना और सब दुकानें बंद करवाना, यही उस समय हमारा ध्येय हो गया था। तो हमको लगा था कि एक बार शराबबंदी लागू हो जाएगी तो सभी समस्याएं, शराब की सब समस्याएं बंद हो जाएंगी। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में उस पीढ़ी के मुंह से मैं सुनता था कि उनको लगता था कि एक बार स्वातंत्र मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए तो सब समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। वैसा नहीं होता है। और मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक आदमी था, वो अच्छी तरह से जानता था। इसलिए एक और तो अहिंसक आंदोलन, हर 10 साल में एक बड़ा भारी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छेड़ते थे, लेकिन 9 साल तक रचनात्मक कार्यक्रम चलाया करते थे। और ये भी कहा करते थे कि रचनात्मक कार्यक्रमों की अंतिम पूर्ति, अंतिम चित्र जो है वही स्वराज्य है, और दूसरा कोई स्वराज्य होता ही नहीं है। तो गांधी स्वतंत्रता, रचनात्मक कार्यक्रम और स्वराज्य, इसको एक कतार में देख सकते थे। हमने शायद ऐसा नहीं देखा था। हमको लगा था कि एक बार शराबबंदी सरकार लागू कर दे, समस्या नहीं हुई। इसलिए करीबन 20 साल के बाद हमने जिले का डिस्ट्रिक्ट सैंपल सर्वे किया। और 2015 में जब डिस्ट्रिक्ट सैंपल सर्वे किया, और बड़े बड़े वैज्ञानिक ढंग से, शास्त्रीय ढंग से डिस्ट्रिक्ट सैंपल सर्वे किया, थोड़ी उसमें औकात रखते हैं हम, तो उसमें हमने ये पाया, इसके पहले एक जिक्र कर दूं कि भारत सरकार के जो आंकड़े हैं और अलग अलग राज्यों के आंकड़े, अभी NFHS 5 का आंकड़े जाहिर हुए हैं, लेकिन NFHS 1 से लेके 4 तक के जो आंकड़े हैं, उसके आधार पे अमेरिका के अभ्यासकों ने शराबबंदी का, स्टेट लेवल शराबबंदी का क्या परिणाम होता है भारत में, इसका अध्ययन किया है और अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित हुआ है। तो उनका निष्कर्ष ये रहा कि सिर्फ अगर राज्य सरकार शराबबंदी कर दे तो उतने से ही शराब 40% कम हो जाती है। इसका मतलब 100% नहीं कम होती है, लेकिन कोई भी सामाजिक समस्या कभी भी 100% सॉल्व नहीं होती है। तो शराबबंदी गढ़चिरौली में होने से भी 40% तो कम हो गई, ऐसा हम माने। फिर कितनी बची? तो 2015 में जो हमने डिस्ट्रिक्ट सैंपल सर्वे किया, शराबबंदी लागू होने के करीबन 20 साल बाद, उसमें हमने ये पाया कि शराबबंदी के बावजूद 41% पुरुष शराब पीते थे, और 12 माह में कभी भी शराब पिए तो हम उसको शराब पी इसमें गिनते थे। व्याख्या ये थी कि पिछले 12 माह में क्या आपने शराब पी है। तो ये सब कोई शराबी नहीं थे। 41% पुरुष शराब पीते थे, इसका मतलब करीबन मोटा मोटा 1,70,000 पुरुष शराब पीते थे। और ये समझ लीजिए कि ये शराबबंदी के कारण 40% कम होने के बाद ये आंकड़ा है। क्योंकि गढ़चिरौली में महुआ के पेड़ बहुत बड़े पैमाने पे है, आदिवासियों में शराब का चलन है, इसलिए शायद मूलतः 60-70% पीते होंगे, अब 41% पी रहे थे। इन 41% में से 24%, करीबन 1/4 शराब के व्यसनी थे। हर रोज शराब पीना मजबूरन पीते थे, नुकसान हो रहा था तो भी पीते थे। और शराब खरीदने पे ये जिला बहुत गरीब है, मैंने कहा पहले ही बहुत गरीब है। यहां कोई उद्योग नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और फिर भी शराब पर, शराबबंदी के बाद में शराब खरीदने पर हर साल इस जिले के लोग अपने जेब से 80 करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सैंपल सर्वे के ये सब रिजल्ट्स थे। इसको कैसे आगे, इस समस्या को और कैसे सॉल्व करें? मैं जब युवा था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के सक्रिय था, सुदर्शन भी, हम सब उसी पीढ़ी के लोग। तो उसके बाद जनता सरकार आई, इमरजेंसी उठ गई, जयप्रकाश जी का बड़ा सत्कार हुआ पटना में,
उस कार्यक्रम में आचार्य कृपलानी अध्यक्ष थे। उन्होंने एक बड़ी मार्के की चीज हमको बताई जो तब तक मेरे ध्यान में नहीं आई थी। उन्होंने ये कहा कि ये जयप्रकाश, कृपलानी जी जयप्रकाश जी से 10 साल बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि ये जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति की बात करता है। वो हमेशा एक वचनी बात करते थे, जवाहरलाल को भी ए जवाहर। तो ये संपूर्ण क्रांति की बात करता है, लेकिन ऐसी कोई संपूर्ण क्रांति होती नहीं है। और गांधी की कार्य पद्धति में देयर इज नो रिवोल्यूशन, देयर इज इवोल्यूशन। देयर आर सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस। एक के बाद एक सीढ़ी, एक के बाद एक सीढ़ी आप चढ़ते जाते हैं, समस्या छोटी छोटी एक एक कदम कम करते जाते हैं, और लंबा समय जब चलते हैं तब आपको लगता है जैसे कोई क्रांति हो गई, लेकिन होती क्रांति नहीं है, होती उत्क्रांति है। ये बड़े आंखें खोलने वाली चीज थी। हम सबको किसी कोई जादुई चीज की समाधान की अपेक्षा होती है कि कोई जादुई चीज हो जाएगी और बस क्रांति हो जाएगी, समस्याएं सुलझ जाएंगी। पूरी तरह कुछ भी समस्या सुलझती नहीं है। रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा आप एक एक कदम उठाते जाते हैं। जब बहुत लंबा समय चलता है, कार्यक्रम चलता है, तो हमको लगता है कि कई बड़ा फासला चल चुके। तो शराब के मामले में भी शराबबंदी एक आवश्यक कदम था। उससे शराब 40% कम हुई थी। सरकार का उसके पीछे जो बैकिंग था, वो लीगल बैकिंग हट गया था। अब जो भी बची थी वो या तो गैर कानूनन शराब थी, या तो आदिवासी को जो पारंपरिक शराब पीते हैं वो थी। इसको अब आगे कैसे कम किया जाए। और समस्या सिर्फ शराब की नहीं थी, उसके साथ तंबाकू की भी थी। टोबैको प्रोडक्ट्स, गुटखा, खर्रा, नस, इन सबको मिला के कम कैसे करें, क्योंकि इन पर लोगों का खर्चा, मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा हूं, लोगों का साल का खर्चा इन दो शराब और टोबैको पर 370 करोड़ का था, जबकि जिले का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान 154 करोड़ का था। तो राज्य सरकार जितना खर्चा जिले के, और गरीब जिला, नक्सलग्रस्त जिला, जहां पे तो बहुत खर्चा करना चाहिए, जितना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान था उससे दुगना से ज्यादा खर्चा तो लोग शराब और तंबाकू पर कर रहे थे। इसके लिए एक नया कार्यक्रम हमने अपने ही मन में लेकिन गठित किया। उसको नाम मैंने दिया मुक्ति पथ। इसके पीछे का इस शास्त्रीय विचार ये कि शराब और तंबाकू बहुत बड़ी समस्याएं हैं। व्यसन के खिलाफ तो सभी धर्म बात करते ही हैं। महात्मा गांधी के जो अलग एकादश व्रत हैं उसमें आत्म संयम, स्वावलंबन, ये सभी आते हैं। और शराबबंदी भी रचनात्मक कार्यक्रम में आता है। गांधी जी की की टू हेल्थ में अगर हम पढ़ेंगे तो व्यसनों पे उन्होंने बड़ा प्रहार किया है। तो इनको अगर कम करना है, लेकिन एक सिर्फ किसी उपाय से ये पूरा तो कम होते नहीं। कानूनन बंदी करके देखी शराबबंदी, 40% कम हुआ, लेकिन अभी 60% बाकी है। महाराष्ट्र सरकार ने 2012 से पूरे महाराष्ट्र राज्य में सेंटेड टोबैको, सुगंधित तंबाकू, ये खर्रा, गुटखा जितने प्रकार हैं उन पे कानून बंदी लाई है, लेकिन फिर भी खुलेआम रास्ते रास्ते पे बिकते हैं। गढ़चिरौली जिले की 44% जनता, इसमें तो पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सभी आ गए, तंबाकू प्रोडक्ट खाया करते थे। तो इन दोनों प्रोडक्ट से छुटकारा पाने के लिए हमने ऐसे सोचा कि सिर्फ एक तरह का कार्यक्रम काफी नहीं है, हमको इंटीग्रेटेड एकात्मिक 4 कार्यक्रमों को साथ में लाएंगे। लोगों से बात करने के लिए रूपक ये इस्तेमाल किया कि खटिया होती है, आप सोते हैं उस पे, खटिया एक पैर पे खड़ी होती है। तो सिर्फ शराब बंदी या तंबाकू बंदी पे खटिया खड़ी नहीं हो सकती है, इसको 4 पैर चाहिए। एक पैर सरकारी जो बंदी है उसको बेहतर अमल करें, लेकिन दूसरा पैर ये कि व्यापक जन जागृति,
जब तक जनता इस बारे में जागरूक नहीं है तब तक सिर्फ कानून कुछ नहीं कर सकता है। तो व्यापक जन जागृति, सरकारी शराबबंदी का अमल, लेकिन सरकार कोई हर गांव में 24 घंटा पहरा दे ही नहीं सकती है। कई बार सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं, पुलिस भ्रष्ट हो जाती है, सरकार भी जानती है। तो इसलिए इस बारे में तो सिर्फ गांव का समाज ही अपने गांव में शराबबंदी, तंबाकूबंदी लागू कर सकता है। इसलिए तीसरा कदम सामूहिक निर्णय, सामूहिक शक्ति, गांव की शक्ति। गांव ग्राम सभा अपना निर्णय लेके उसको अपने गांव में लागू करे। और चौथा, इसके बावजूद जो कुछ व्यसनी रहेंगे, खासकर शराब के व्यसनी, और हमारे हिसाब से करीबन 40,000 लोग शराब के व्यसनी थे, इनके लिए व्यसन उपचार, डी एडिक्शन। तो ये 4 रचनात्मक कार्यक्रम इकट्ठा करके मुक्तिपथ नाम का एक समग्र कार्यक्रम बना। महाराष्ट्र सरकार का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम एक जिले में इसको डिस्ट्रिक्ट पायलट करने के लिए हमारा समर्थन भी किया, सक्रिय समर्थन किया। मुख्यमंत्री खुद उसके अध्यक्ष बने, उन्होंने स्वीकार किया उस समय के मुख्यमंत्री ने, और आज भी मुख्यमंत्री उस टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं वो उसके डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं। लेकिन इसके पूरे इंप्लीमेंटेशन के लिए सर्च हमारी संस्था ने एक नया मुक्तिपथ नाम की एक संस्था शुरू की, और मुक्तिपथ के मार्फत ये अभियान हमने सरकार के सहयोग से चलाया। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग इसमें गांव की जनता का था। इसकी मुख्य स्ट्रेटेजी ये थी कि शराब की बंदी, तंबाकू की बंदी तो सरकार ने कर दी है, लेकिन अमल अब इसको गांव को करना है। जो गांव की ग्राम सभा सामूहिक निर्णय लेगी, उसको अपने गांव में इसको बंद करने का हक है। वैसे भी भारत सरकार का और महाराष्ट्र सरकार का जो पेसा कानून है, आदिवासी इलाकों में जो ग्राम स्वराज का पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पेसा कहलाता है, वो जो कानून है उसमें आदिवासी ग्राम सभाओं को बहुत खास अधिकार हैं। और उन अधिकारों में ये भी एक अधिकार है कि अपने गांव के नशीले पदार्थ को नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। गढ़चिरौली जिले में कुल 1500 गांव हैं, उनमें से 1300 गांव पेसा के अंतर्गत आते हैं। तो अच्छा हुआ हमारे लिए, तो और एक सहारा मिल गया कि गांव को स्वयं निर्णय का अधिकार है। तो इसके मातहत जो आंदोलन पिछले 5 सालों से चल रहा है, उसमें आज स्थिति क्या है, तो आपको उदाहरण के लिए कहूं कि गांव में महिलाएं संगठित हुई है। गांव गांव में 1500 गांवों में से 1100 गांवों में गांव संगठन बने हैं शराब मुक्ति के लिए, और 600 गांवों में गांव ने शराब बंद कर दी। न शराब की बिक्री, न शराब पीना। तो करीबन 40% गांवों ने शराब बंद कर दी है। 350 गांव कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन अभी पूरी ढंग से अमल में नहीं ला सके हैं। 586 गांवों ने टोबैको प्रोडक्ट का सेल बंद कर दिया है। अब इसको गांव ने सामूहिक निर्णय लेके बंद किया, इसको अमल में कौन लाए, तो ज्यादातर महिलाएं इसको अमल में ला रही हैं। ये एक कार्यक्रम ऐसा है कि जिसमें महिलाएं अपनी इच्छा, अपना संकल्प पूरे गांव पे लागू कर लेती हैं, पुरुष पे हावी हो जाती हैं, क्योंकि उनके जीवन में शराब बहुत गहरा दुख लाता है, बहुत पीड़ा लाती है। मैंने भारत में जितने भी राज्यों में घूमा हूं, अगर स्त्रियां सबसे बड़ी समस्या जो कहती हैं अक्सर शराब, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा, ये 3 उनकी सबसे बड़ी समस्याएं होती है। तो जगह जगह पे स्त्रियों ने अपने अपने गांव की शराब बंद की है। उन्होंने जहां गुंडे हैं, शराब बेचते हैं, औरतें सिर्फ बंद नहीं कर पाती हैं, तो अहिंसक कृति की। महिलाओं ने जाके शराब बेचने वाले के घर के इर्द गिर्द चारों ओर बैठ गई, शराब बंद करो। युवाओं को साथ में लेके गई और जंगल में जहां गैर कानूनी शराब बनाई जाती है उस पर रेड किया, उनको पकड़ा, पुलिस के पास दिया। तो साल में करीबन 400 गांव में ऐसी अहिंसक कृति
ये महिलाएं, उनके संगठन और गांव वाले करते हैं। शराब और तंबाकू दोनों कम करने की कोशिश करते हैं। इसका तो हमने और एक कदम आगे लिया कि अगर इस जिले की जनता इतने बड़े पैमाने पे शराब के खिलाफ है, तो चुनाव में शराब क्यों बेची जाती है? और आप सभी जानते हैं कि बड़े पैमाने पे चुनाव के समय जो कैंडिडेट्स होते हैं वो शराब वितरित करते हैं कि शराब पिला के मत लिया जाए। ये तो शराबी शराब के नशे में अगर कोई वोट देता है तो वो तो सच तो कहा जाए तो इनवैलिड वोट हुआ। पुराने जमाने में हिंदी फिल्म में हम देखा करते थे कि कोर्ट में जब कोई अपना कोई साक्षी देता है तो वो कहता है कि मैं पूरे होशो हवास में ये कह रहा हूं। तो जो शराब पिया है उसका जो वोट है वो तो होशो हवास में है ही नहीं, शराब के नशे में है। शराब की गुलामी में दिया हुआ ये मजबूरन वोट है। ये तो लोकतंत्र ही करप्ट हो गया। तो शराब का बिक्री का पैसा भी लोकतंत्र को करप्ट करता है और शराब पी के मतदान खरीदा ये भी करप्ट करता है। तो हमने पिछले 3 इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन और उसके बाद में ग्राम पंचायत इलेक्शन, पूरे जिले में नारा दिया कि जो शराब बेचकर मत मांगेगा उसको तो जरूर गिराएंगे। और गांव-गांव ने प्रस्ताव पारित करके उम्मीदवारों को यह आगाह कर दिया कि अगर शराब बांटोगे तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे, तुमको बायकॉट करेंगे। सभी इलेक्शन में जितने उम्मीदवार थे उनको हमने कहा कि देखो भैया, ये जनता की मांग है, ये जनता का मत है, जनता तुमको कह रही है तो हमको 3 वचन दो। एक वचन, मैं चुनाव में शराब वितरित नहीं करूंगा। तो सभी ने कहा कि और लोग भी अगर नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। तो अच्छा है, मेरा पैसा बच जाएगा। क्योंकि सभी उम्मीदवारों ने ये वचन दिया इसलिए करीबन 3 इलेक्शन शराब मुक्त हुए। दूसरा ये भी वचन उनसे लिया कि अगर चुन के आया या गिर भी गया तो भी मैं शराब बंदी को समर्थन करूंगा। और ये लिखित भी लिए और वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिए सभी उम्मीदवारों से और उसको यूट्यूब पे डाल दिया। तो इस जिले की जनता को देखने के लिए ये उपलब्ध है कि क्या वचन दे के चुन के आए हैं ये लोग। तो शराब मुक्ति का आंदोलन आगे बढ़कर चुनाव को शराब मुक्त करने का, एक मायने में गणतंत्र को, लोकतंत्र को शराब मुक्त करने का आंदोलन बन गया। इसको समर्थन इतना व्यापक हम जुटा पाए कि पड़ोस के जिले में चंद्रपुर में शराबबंदी उठाने का कदम लिया गया सरकार द्वारा, तो गढ़चिली जिलों के 1300 गांवों ने, 1500 में से 1300 गांवों ने प्रस्ताव पारित करके महाराष्ट्र शासन को, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा कि महोदय कृपया ये मत करिए, इससे चंद्रपुर का भी नुकसान होगा, गढ़चिली का भी नुकसान होगा। तो गढ़चिली की शराबबंदी उठाने की बात एक मंत्री ने की थी पड़ोस के जिले के, लेकिन इस जिले की जनता ने पूरी तरह से उस मांग को नकार दिया। और इस ढंग से आखिरी जो हमने डिस्ट्रिक्ट सैंपल सर्वे किया है उसके रिजल्ट्स बताता हूं कि 2015 में जब 41% पुरुष शराब पिया करते थे, शराबबंदी के पहले मोटा अंदाज कह रहा हूं कि 60% पुरुष शराब पिया करते थे, 60 से 65%, लेकिन उसका गिना हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा माने कि 40% कम हुआ, अब 41% पी रहे हैं। वो अब कम होके आखिरी सर्वे जो हमारा वो 26% पे आया है। करीबन 39% और आगे और कमी आई है। तो शराबबंदी के कारण 40% कम होता है। और अब ये उसके साथ ये आंदोलन और इसके 4 जो हमने कदम बताए इन कार्यक्रम के द्वारा वो और आगे 39% कम हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप 61,000 पुरुषों ने शराब पीना कम हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सैंपल सर्वे में पता चलता है।
और शराब पे लोगों के जेब से जो 80 करोड़ खर्चा हो रहे थे वो अब 39 करोड़ पे आया है। कृपलानी जी ने कहा ही था कि कोई रिवोल्यूशन नहीं होती है, इवोल्यूशन होती है। अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स, दैट्स हाउ सोशल रिफॉर्म्स ऑकर। इसी को रचनात्मक कार्य कहते हैं। तो ये जो आंदोलन चला, इसके कारण नक्सलवाद के बजाय जनतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से लोग आंदोलन कर सकते हैं और अपनी इच्छा, अपनी मांग पूरी करवा ले सकते हैं। ये राज्य सरकार के सामने लोगों ने सिद्ध किया। इससे शराब तो कम हुई, लोगों का पैसा भी बचा। हर साल 40 करोड़ रुपया लोगों के जेब में रहने लगा। स्त्रियों पर पड़ने वाली मार बची। बच्चों के सामने पेश होने वाला खराब, अपने बाप शराब पी के मां को मारता है, ये बहुत कम हुआ। गांव का निर्णय, ग्राम स्वराज का, गांव का निर्णय का अधिकार प्रस्थापित हुआ। और जैसा मैंने कहा करीबन 600 गांवों ने तो उसको अमल में ला डाला है कि शराब स्वातंत्र, शराब मुक्ति। तो ये जो कार्यक्रम है, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी की ये बड़ी विशेषता थी। उनके मार्ग की ये विशेषता रहती थी कि बापू एक चीज को छूते थे लेकिन वो कभी एकांगी विचार नहीं करते थे। समग्रता, इंटीग्रेटेड थॉट, क्योंकि विश्व को एकात्मिक देखते थे। ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसे माना जाता है कि महात्मा गांधी पे ईशावास्य उपनिषद का बड़ा गहरा प्रभाव था। ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां तो सब कुछ जो है वो ईश तत्व से व्याप्त है, तो कुछ अलग अलग है ही नहीं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो गांधी के कार्यक्रमों की बड़ी विशेषता होती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे लें खादी। अब बात तो सिर्फ खादी एक वस्त्र लगेगा, लेकिन एक खादी एक वस्त्र और चरखे के द्वारा ये गांधी किस किस चीज को स्पर्श कर लेता है। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशों के खिलाफ तो लड़ाई का एक शस्त्र खादी था ही था, लेकिन व्यक्ति स्वावलंबन, श्रम की प्रतिष्ठा, नेहरू से लेके सुभाष चंद्र बोस तक सभी बैरिस्टर रोज कताई करवाए, गांधी ने सबसे कताई करवाया। तो श्रम प्रतिष्ठा, जीवन में सादगी। खादी के वस्त्रों में बहुत ज्यादा शान शौकत हो ही नहीं सकती है, सब कोई का वस्त्र एक जैसे ही करीबन होता है। बुनकर और कत्तिन को रोजगार और रोटी, और खादी कपास से बनती है। तो जो किसान आत्महत्या गांधी के समय तो नहीं करते थे, लेकिन अब करते हैं। लेकिन अगर हम रेयॉन के बजाय कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें, खादी इस्तेमाल करें, तो किसान के कॉटन को भाव मिलेगा, कतिन और बुनकर को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, क्योंकि कॉटन जो है ये रिन्यूएबल चीज है। रेयॉन का फाइबर जो है वो मिनरल ऑयल से बनता है, भूगर्भ से निकलता है, अविनाशी नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है। तो गांधी का एक खादी कितने चीजों को स्पर्श कर डालता है। उसी ढंग से ये जो शराब मुक्ति का विषय है, कोई ये गलतफहमी ना करे कि ये सिर्फ शराब नाम की एक पदार्थ बस उसका विषय है। ये पुरुषों को अपने आप को शराब से मुक्त होना, ये एक मायने में केमिकल स्लेवरी से मुक्ति है। शराब एक केमिकल है, अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, लेकिन ये केमिकल आपको, आपके दिमाग को, आपको गुलाम बनाता है। तो शराब मुक्ति आंदोलन ये व्यक्ति के व्यक्ति स्वातंत्र का आंदोलन है। ये गांव के ग्राम स्वराज्य का निर्णय का आंदोलन है। ये महिलाओं के स्त्री शक्ति प्रस्थापित करने का आंदोलन है। ये स्वास्थ्य का आंदोलन है। तो ये कितने चीजों को स्पर्श कर लेता है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अधिकार की मर्यादा क्या है, इसका भी आंदोलन है। क्योंकि ये आंदोलन ये कहता है कि राज्य सरकार को कोई हक नहीं कि हम पर शराब थोपे। सौभाग्य से राज्य सरकार गढ़चिली पे तो शराब नहीं थोप रही है, लेकिन बाकी पूरे सब जिलों में है, शराब बेची जाती है। जनता चाहे न चाहे
सरकार चाहती है तो शराब बेचेगी उन पर। तो राज्य सरकार को ये कह रहा है ये आंदोलन की ये तुम्हारी मर्यादा है, तुम हो सरकार लेकिन तुमको ये कोई हक नहीं है कि तुम हम पर शराब थोपो। ये गांव का अधिकार है, ये व्यक्ति स्वातंत्र्य का विषय है। तो ये एक आंदोलन कितनी चीजों को स्पर्श कर देता है। और इसलिए शराब मुक्ति आंदोलन ये गांधी के अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों जैसा ही है। बात तो छोटी सी, गांधी की एक खासियत है, बड़ा मैं तो जितना सोचता हूं उस आदमी पर मुग्ध हो जाता हूं। उठाता है नमक मुट्ठी भर और उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट हिलने लगती है। ये आदमी चरखा काटता है तो भी सरकार डोलती है। ये आदमी पैदल चलता है दांडी यात्रा तो भी सरकार डोल जाती है। ये आदमी खाता है तो भी सरकार डोलती है और ये आदमी उपवास करता है तो भी सरकार डोलती है। सरकार करे तो क्या करे, परेशान हो गई थी इसके सामने। तो उसी ढंग से शराब मुक्ति एक शराब की समस्या के खिलाफ आंदोलन के रूप में शुरू होता है, लेकिन व्यक्ति स्वातंत्र, ग्राम स्वराज, महिला शक्ति, अहिंसक शक्ति की ताकत, जिस जिले में नक्सलवाद फैला हुआ है और पुलिस और नक्सलवादी के बीच में हिंसक चलती है लड़ाई, उसमें यह अहिंसक ताकत क्या होती है लोकतंत्र की, ये दिखाता है। इसलिए ये आंदोलन आपके सामने इसकी कहानी बताने में मुझे ऐसे लगा कि इसमें एक और तो महात्मा गांधी का ये लीगेसी है, उनका धरोहर है, दूसरी ओर चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी बड़े बड़े क्लोजली, बड़ी घनिष्ठता से हमारे इस आंदोलन के समर्थक थे, उसके साथ जुड़े हुए थे। मैं महात्मा गांधी रिसर्च फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूं कि आज स्वर्गीय चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी की स्मृति का ये व्याख्यान बुलाने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया और उनके स्मृति में इस विषय की ये पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे मौका मिला। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई। प्रशासन या समाज अगर इन दोनों के तालमेल के जरिए एक रचनात्मक कृति को या रचनात्मक कृति के द्वारा एक बेहतर समुदाय की दिशा में पहल कर सकते हैं, यह उत्कृष्ट उदाहरण गढ़चिरौली का यह अहिंसक प्रयोग हमारे सामने प्रस्तुत करता है। देखने में, समझने में काफी रोचक तथ्यों के साथ और फलश्रुति के संदर्भ में एक उम्दा अनुभव को साझा कर रहा है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे सार्थक प्रयास कार्यान्वित हुए हैं। अभय भाई ने अपने अनुभव के गाथा के आधार पर हमारे सामने परोसा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे आज हम लोग समझ पाए कि अगर हम लोग एक विकास की योजना को समझने की दिशा में प्रयास करते हैं, विकास की योजना के संदर्भ में हमारा व्यसन के प्रति जो खर्च हो रहा है, हालांकि ये चौंकाने वाला है। हम विकास की परिभाषा को किस रूप में मानते हैं, ये एक सवाल हम सभी के लिए यहां पर खड़ा हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम जिस आजादी की बात कर रहे हैं राजनीतिक संदर्भ में नहीं। 1947 में अगर हम कहें कि आजादी प्राप्त हुई तो गांधी जी ने उस वक्त वो एक वेस्ट बंगाल में थे, नोआखली में थे। एक व्यक्ति ने आश्रम से खत लिखा कि बापू स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, अभी आइए जश्न मनाने के लिए सब शरीक हो जाइए। बापू ने प्रत्युत्तर दिया, हम जिस स्वराज की कल्पना कर रहे, बात कर रहे हैं, वो यह स्वराज नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर ली, किंतु आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए हमें इससे अधिक समय की आवश्यकता होगी। मित्रों, हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, ये व्यक्ति से शुरू होता है, उस अभय भाई ने प्रस्तुत किए हैं। हमारे अपने
जो एक बंधन है, व्यसन के रूप में हम समझे, ये बंधन हमें तोड़ते हुए एक नई स्वतंत्रता की दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी हम कह सकते हैं कि वाकई में एक स्वराज, जो सेल्फ रूल जिसे हम कहते हैं, स्वशासन, उनका आरंभ होगा। और बखूबी रचनात्मक कार्यक्रम की एक नई परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत हुई है कि रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति ही स्वराज है। तो ये स्वराज को एक नए संदर्भ में यहाँ पर अभय भाई ने प्रस्तुत किए हैं। 4 स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं कि अगर हमें एक बेहतर समुदाय निर्माण करना है, व्यसन को दूर करना है, तो प्रशासन, व्यापक जन जागृति, सामूहिक निर्णय या सामूहिक शक्ति और व्यसन उपचार, ये सभी के द्वारा हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अभय भाई, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल भी हैं। जब हम लोग शराब मुक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो एक सवाल ये आया कि बिहार में शराबबंदी का कार्यक्रम क्यों ढीला ढाला चल रहा है? क्या उनको अगर हम किस रूप में देखना चाहिए आज की परिभाषा के संदर्भ में? दूसरा एक सवाल भी आपके सामने रख देते हैं कि जहां सरकार शराबबंदी लागू करती है, वहां गैर कानूनी शराब का व्यापार बढ़ जाता है और हमारी न्याय व्यवस्था, पुलिस तंत्र की बात हो या प्रशासन व्यवस्था की बात हो, यह अधिक भ्रष्ट हो जाती है। जो उतनी ही शराब पी जाती रहे तो सरकार अपना स्वराज क्यों खोए, राजस्व क्यों खोए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सवाल उठता है। गुजरात के संदर्भ में भी यह सवाल है। तो बिहार और गुजरात के संदर्भ में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अभय भाई? पुलिस भ्रष्ट हो जाती है तो महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, और महाराष्ट्र राज्य को ये बड़ा ऑनर प्राप्त है कि यहाँ के गृह मंत्री भी है वो पकड़े गए थे, और यहाँ के पुलिस कमिश्नर जो थे वो भी गायब थे। तो पुलिस को भ्रष्ट होने के लिए तो कोई शराबबंदी की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही पुलिस भ्रष्ट हो ही जाती है। तो पुलिस के भ्रष्ट होने से शराब का कोई बहुत ताल्लुक नहीं है। भ्रष्ट होने के लिए और भी तरीके ढूंढे जा सकते हैं। जहां भी सत्ता आती है, पावर आती है, निर्णय का अधिकार आता है, वहां भ्रष्टाचार उसके साथ साथ आता है। तो अब सवाल क्या है कि ये सोचना चाहिए, ये आर्गुमेंट कई बार दिया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से लूंगा। राजस्व का जो सवाल है उसको थोड़ा विस्तार से लूंगा। वैसे तो सुदर्शन मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर व्यक्ति है इस पे बात करने के लिए, अर्थशास्त्रज्ञ है। लेकिन देखिए, सरकार का जो टैक्स शराब से मिलता है उससे कई गुना ज्यादा कीमत जनता को अदा करनी पड़ती है। और ये मैं कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बात नहीं कर रहा हूं, इस पर अमेरिका में भी और भारत में भी कई अध्ययन उपलब्ध है, अर्थशास्त्रीय अध्ययन उपलब्ध है। भारत में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेस है उनके अध्ययन उपलब्ध है, पीजीआई चंडीगढ़ से अध्ययन उपलब्ध है। ये सभी अध्ययन ये बताते हैं कि शराब पीने की जो कीमत जनता को अदा करनी पड़ती है, एक तो शराब के लिए जेब में से पैसा जाता है, जो कि सरकार को जितना राजस्व मिलता है अक्सर उससे 4 गुना ज्यादा उसकी मार्केट प्राइस होती है। तो सरकार को 1 रुपया शराब से कमाने के लिए जनता को 3 से 4 रुपया अपने जेब से भरना पड़ता है। दैट इज द फर्स्ट प्राइस दे पे। फिर उसके बाद में शराब पी के वो व्यक्ति एक्सीडेंट करता है तो खुद भी मरता है, बीमार पड़ता है, रास्ते के दूसरे लोगों को भी एक्सीडेंट में मारता है, फिर पुलिस, फिर न्यायालय, फिर जेल, ये सब खर्चे बढ़ते हैं। वो आदमी घर जाके, पुरुष अगर शराब के नशे में स्त्री को, घर की पत्नी को मारता है, उसकी बेइज्जती के तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती है। शराबी के बच्चे भी, शास्त्रीय अध्ययन है कि ज्यादा शराबी बनने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि वो देखते हैं बाप का बर्ताव।
जो शराब पीने वाला है वो काम नहीं कर सकता है। आपको आश्चर्य होगा, रशिया, सोवियत यूनियन, ये सबसे ज्यादा शराब पीने वाले देशों में से एक है, वोडका। गोर्बाचोव जब थे राष्ट्राध्यक्ष तब भी, और अभी पुतिन ने भी, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं इनमें दोनों में से ही, लेकिन दोनों ने, अगर रशिया की इकोनॉमी को फिर से रास्ते पे लाना है तो यहाँ के मजदूर और पुरुष काम ही नहीं करते हैं शराब के नशे के कारण। The economic decline of Soviet Union was partly ascribed to the problem of vodka. इसलिए दोनों ने आंशिक शराबबंदी सोवियत यूनियन में और अभी रशिया में लागू की है। तो शराब पीने वाला पुरुष या स्त्री पीती हो तो स्त्री भी काम नहीं कर सकती है, अपसेंट रहते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, काम पे गलतियां करते हैं। आप सोच के देखिएगा, आप एक बीमारी है आपको पेट में, आप ऑपरेशन टेबल पे सोए हैं, डॉक्टर सर्जन आया है ऑपरेशन करने के लिए, और वो चाकू आपके पेट पे रख रहा है, उसका हाथ थरथरा रहा है क्योंकि शराब के नशे में है। आप चाहेंगे कि आपका डॉक्टर, आपका सर्जन शराब पिया हो? आप चाहेंगे कि आपके गाड़ी का ड्राइवर शराब पिया हो? आप चाहेंगे कि आपका वैमानिक शराब पिया हो? आप चाहेंगे कि आपका न्यायाधीश जो जिंदगी और मौत का निर्णय देने वाला है वो शराब पिया हो? आप चाहेंगे कि आईएएस ऑफिसर शराब पिया हो? और क्या आप चाहेंगे कि आपका मंत्री महोदय शराब पिए हो? हम कोई भी अपनी जिंदगी शराबी के हाथों में देना नहीं चाहते हैं, तो फिर सरकार का इनकम ये क्या पूरी जनता की जान से ज्यादा महत्व का हो गया? तो इसलिए शराब की जो अलग अलग रूप में कीमत समाज को चुकानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, दुनिया में 30 लाख लोग हर साल शराब से मरते हैं, और जो मरते नहीं हैं लेकिन बीमार रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, उसके तो गिनती नहीं है, बहुत बड़ा है आंकड़ा। तो इन सब की कीमत अगर आप लगाएं, और लगाई है वैज्ञानिकों ने, अर्थशास्त्रियों ने, तो उनका कहना है कि शराब से सरकार जो टैक्स मिलता है उससे कई गुना ज्यादा समाज को उसकी कीमत भरनी पड़ती है। तो ये तो बड़ा दिवालियापन का हिसाब हुआ, बिजनेस हुआ, कि सरकार टैक्स कमाए और उसके लिए जनता उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा कीमत भुगतान करे। तो सरकार का राजस्व कम हो तो कोई हर्ज नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट लोगों का होने वाला है। और बड़ा इंटरेस्टिंग, गांधी जी को ब्रिटिश लोगों ने, जब गांधी जी ने शराबबंदी की बात की तो ब्रिटिश सरकार ने वही यही जवाब दिया जो अभी आपने सवाल मुझे पूछा, कि अगर शराबबंदी करेंगे तो या इस भारत में स्कूलें चलाने के लिए हम इस टैक्स में से हम स्कूलें चलाते हैं। तो बापू ने कहा कि आप सब स्कूलें बंद हो जाए तो मुझे हर्ज नहीं है, लेकिन शराब के पैसे पे चलने वाली शिक्षा व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि बापू जानते थे, नजदीक से गरीब का जीवन देखा था, भंगी की बस्ती में रहते थे, और देखा था कि शराब के कारण गरीब के जीवन में क्या होता है। दुर्भाग्य से दिल्ली में बैठने वाले इंटेलेक्चुअल्स, एडिटर लोग और नेता लोग शायद नहीं जानते हैं। तो एक तो ये कि सरकार का राजस्व से बहुत कई गुना ज्यादा कीमत जनता भुगतती है। स्त्रियों पे, महिलाओं पे अत्याचार जो है, जिस अध्ययन का मैंने जिक्र किया, अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू वाला, जो भारत के बारे में अध्ययन है, उसमें ऐसे कहा गया है कि शराबबंदी के कारण स्त्रियों के खिलाफ गंभीर अपराध 1 लाख जनसंख्या में 4000 गंभीर अपराध कम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां शराब शुरू होती है वहां 1 लाख जनसंख्या के पीछे 4000 गंभीर अपराध स्त्रियों पे घटित होते हैं। ये तो कोई राजस्व के रूप में गिनी जाने वाली बात नहीं भैया। स्त्रियों पे बलात्कार हो और हम कहे कि हाँ हाँ लेकिन सरकार को इनकम मिला है तो होने दो बलात्कार, ये तो नहीं कहेंगे हम। तो पहला मुद्दा तो ये कि इस अर्थशास्त्रीय आर्गुमेंट पे शराब का टैक्स और शराब का बिजनेस खड़ा नहीं होता है। दूसरा फिर ये कि पुलिस का भ्रष्ट, तो मैंने कहा पुलिस तो वैसे भी भ्रष्ट हो सकती है, शराब बंदी न हो तो भी पुलिस भ्रष्ट होती है, मौके ढूंढती है, तो उसके तरीके कुछ अलग होंगे।
पुलिस भ्रष्ट होती है तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी भ्रष्ट होता है, और नारकोटिक के खिलाफ काम करने वाला अधिकारी भी भ्रष्ट हो सकता है। तो फिर तो कुछ भी कानून मत लागू करो भैया, हर कानून से भ्रष्टाचार पैदा हो सकता है। तो शराबबंदी के ही खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों है? सभी कानून फिर हटा दो तो ये तो नहीं होगा ना। भ्रष्टाचार होता है इसलिए क्या हम बाकी सभी कार्यक्रम, सभी कानून बंद करेंगे? बिहार और गुजरात का जो सवाल है, एक तो गुजरात के बारे में मैं कोई अध्ययन नहीं जानता हूं। जो अध्ययन का मैंने पहले जिक्र किया वो सिर्फ गुजरात के बारे में नहीं था, 6 अलग अलग राज्यों के बारे में था कि शराबबंदी से शराब 40% कम होती है, स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार 1 लाख जनसंख्या के पीछे 4000 अत्याचार कम होते हैं, और आर्थिक दृष्टया उस समाज का फायदा होता है। ये तो मैंने कहा। अब बिहार और गुजरात में एक सिर्फ मुझे ऐसे लगता है, मेरी अपनी छोटी समझ में, बिहार में जाए तो मैंने अध्ययन भी किया वहां की शराबबंदी का। नीतीश कुमार जी उसके बारे में सचमुच बहुत सिंसियर है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के सिर्फ सिंसियर होने से नहीं होता है, नीचे तक वो परकुलेट होना चाहिए। इसीलिए मुक्ति पथ के द्वारा हमने ज्यादा व्यापक इसका कार्यक्रमात्मक शराबबंदी को अमल कैसे लाया जाए, तो सिर्फ शराबबंदी न हो, वो मुक्ति पथ हो, शराबबंदी भी हो, जागृति भी हो, गांव के लोगों का सामुदायिक स्वयं निर्णय हो, और व्यसन उपचार भी हो। ये चारों अगर होंगे तो शायद बिहार और गुजरात की शराबबंदी भी 40% नहीं 80% सफल होगी, और फिर भी 20% तो समस्या शायद रहेगी। आप 100% दुनिया की किसी समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं। धन्यवाद अभय भाई। थोड़ा और समय लेकर एक सवाल जरूर रखना चाहेंगे। सामूहिक रूप से शराब व्यवसाय में लोग लगे हो तो वहां रचनात्मक कार्य क्या क्या कर सकते हैं? अब पहला बात, इस पे एक लीगल एक पोजीशन ये ली जा सकती है कि अपराध के द्वारा कोई रोजी कमा रहा है तो उसको कॉम्पेंसेशन देने की सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं तो हर कोई अपराधी कहेगा कि मुझे अपराध मैं तभी बंद करूंगा जब आप मुझे इसका मुआवजा देंगे। ये तो अपराध को लेजिटिमाइज करना या अपराध को इनकम जनरेशन का आधार। तो जो गैर कानूनी शराब बेचता है उसको कॉम्पेंसेशन देने की कोई जिम्मेवारी नहीं। और गांधी जी का जो प्रसिद्ध वचन है शराब के बारे में सभी जानते हैं कि अगर मुझे 1 घंटे के लिए भारत का बादशाह बनाया जाए तो सबसे पहले मैं शराब की सभी दुकानें बंद करूंगा। लेकिन उसके साथ बापू ने और एक वाक्य जोड़ दिया था, बिना किसी मुआवजे के, I'll shut down all the alcohol shops without any compensation। गांधी बड़ा चालाक बनिया था। तो ऐसा सिर्फ नहीं कहा कि मैं शराब की दुकानें बंद कर दूंगा, ये भी कह दिया कि उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपराध के द्वारा कमाई कर रहे हैं तो ये तो गलत है, वो तो बंदी करना कोई इसका अर्गो। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता ये कह सकता है कि हाँ, लेकिन फिर भी जो शराब के द्वारा अपनी आज रोजी रोटी कमा रहे हैं या रोजी रोटी से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लूट रहे लोगों को, उनको अगर प्रामाणिक काम करके व्यवसाय करना है तो भारत में मनरेगा है, जाओ मनरेगा में काम करो, पसीने की रोटी कमाओ। अब वो पसीने की रोटी नहीं कमाना चाहता है, वो शराब के द्वारा रोटी कमाना चाहता है क्योंकि मुफ्त की रोटी है। तो उसके बजाय एक तो भारत में मनरेगा है, महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम थी, फिर भी अगर कोई रचनात्मक कार्यकर्ता कोशिश करना चाहता है तो वो अंबर चरखा वहां इंट्रोड्यूस कर सकता है, या और कोई ग्रामोद्योग या हस्तोद्योग इंट्रोड्यूस कर सकता है कि उसको आर्थिक व्यवसाय अगर दूसरा मिले तो शराब का सहारा छोड़ के उनमें से कम जो प्रामाणिक रोटी कमाना चाहते हैं वो दूसरे मार्ग से अपनी रोटी कमा सकते हैं। उस शराब बेचने वाले के घर की स्त्री को भी ये हमको अपील करना चाहिए कि बहन, वो जो हम कहानी पढ़ते हैं वाल्मीकि की, कि लूट के पैसा कमा रहा था, सर काट रहा था, लेकिन जब घर गया नारद ने उनको कहा कि इस पाप का भागीदार कौन है, तो वो कहता है कि भाई घर के लोगों के लिए कमा रहा हूं तो मेरे घर के लोग सभी इस पाप के भागीदार बनेंगे, जाओ पूछो उनको। जब गया और पूछा तो घर के लोगों ने कहा हमने थोड़ी ना कहा था तुमको कि तुम लूट मार करके पैसे कमाओ,
तो शराबी के परिवार के लोगों को भी ये अपील करना आवश्यक है कि क्या तुम इस पाप के पैसे के भागीदार बनना चाहते हो। तो इस पे एक सिंपल आर्गुमेंट नहीं चलता है। जिस आदमी को बिना श्रम किए दूसरों के व्यसन के आधार पे पैसा कमाने की आदत लगी है, वो बड़े आसानी से नहीं छोड़ता है। लेकिन गांव अगर निर्णय लेता है तो इस आदमी पे सामूहिक तौर पे वो लागू करने की ताकत अक्सर गांव रखता है। उसके बाद अगर व्यसनी शराब पीना छोड़ते हैं व्यसन उपचार से, तो इसका धंधा कम हो जाता है। और फिर अगर हम शराबबंदी को पुलिस को भी प्रेरित करते हैं, गढ़चिली की महिलाओं ने, हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम लिया। जो आपने सवाल पूछा, पुलिस भ्रष्ट हो जाती है, बराबर। कई जगह हम देखते हैं कि नेक्सस है, जो गैर कानूनी शराब बेचता है वो पुलिस को कमीशन देता है और पुलिस उसके व्यवसाय को, अपराध को प्रोटेक्ट करती है। तो हमने ये किया कि रक्षाबंधन के दिन गांव गांव की औरतों ने पुलिस चौकी में जाके पुलिस को राखी बांधी और कहा कि रक्षाबंधन में हम एक ही चीज आपसे मांग रहे हैं, वो ये है कि हमारे गांव की शराब बंद करने में हमारी मदद करो। अब देखो, पुलिस को हम कई बार फिल्मों में विलन के रूप में देखते हैं, लेकिन पुलिस का नौजवान भी इंसान होता है। और यहाँ गढ़चिल्ले के जंगल में जब वो परिवार को छोड़ के अकेला रहता है, बंदूकों के घेरों में, कब बम स्फोट होगा भरोसा नहीं है, इस मानसिक तनाव में पुलिस का नौजवान रहता है, उसको जब गांव की औरतें आके भाई बना लेती है तो उसका भी दिल है। तो पुलिस को भी अपने साथ लो, गांव का स्वयं निर्णय लागू करो। व्यसनी अगर पीने वाले कम हो जाए तो वैसे ही ये व्यवसाय जो है वो उतना फिर प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, लेकिन अगर उसको ऑल्टरनेटिव आपको रोजगार देना ही है तो कुछ रोजगारों का मैंने जिक्र किया। उसकी कोई लीगल जिम्मेवारी कॉम्पेंसेशन की नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता वो भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई। हालांकि हमारे दर्शक जो YouTube और Facebook के ऊपर जुड़े हैं, कई दर्शक के कुछ कमेंट्स वगैरह है, पर समय के अभाव की वजह से हम क्षमा चाहते हैं कि उनमें से अभी हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई। काफी कुछ प्रकाश गढ़चिरौली का यह अहिंसक प्रयोग हम सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा है और एक नए बुनियादी समाज को प्रस्थापित करने में गढ़चिरौली का यह अनुभव महज रूप से हम सभी के लिए एक पदार्थ पाठ बन रहा है और बनता रहेगा कई समय तक। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, श्रीमान डॉक्टर अनिल काकोडकर साहब भारतीय एक अणुवैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा कई विभिन्न तरह का योगदान अर्पित किया गया है। अपने कार्यकाल के अलावा सिलेज की जो संकल्पना है, जहां पर नगर और गांव, सिटी और विलेज को जोड़ने का जो एक ब्रिज का कार्य किए हैं, उस संकल्पना के साथ एक नए उभरते समुदाय को हम आगे बढ़े, जहां पर एक समानता आधारित एक दृष्टिकोण प्रस्थापित हो। कई योगदान के संदर्भ में काकोडकर साहब गांधी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। हमारे लिए बेहद खुशी है आज के इस कार्यक्रम में आप अध्यक्ष स्थान पर हैं। मैं काकोडकर साहब से निवेदन करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। श्रीमान अनिल काकोडकर साहब। धन्यवाद अश्विन जी। मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? हाँ। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। श्रद्धेय श्री अभय भाई, श्री सुदर्शन जी और सभी उपस्थित श्रोतागण, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से श्रद्धेय अभय भाई का अभिनंदन करना चाहूंगा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा कि आज स्वर्गीय न्यायमूर्ति चंद्रशेखर जी धर्माधिकारी जी की स्मृति के उपलक्ष्य में जो व्याख्यान माला गांधी रिसर्च फाउंडेशन ने शुरू की है, उसका पहला पुष्प आपने इस व्याख्यान माला में गुंफा।
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज का जो विषय भी था, वैसे मतलब शराब मुक्ति, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और आपने अपने खुद के अनुभव से हम सभी को ये बहुत अच्छी तरह से सबके सामने रखा है कि कैसे सरकार या स्थानीय प्रशासन इन लोगों के सहयोग के साथ, अगर सहयोग ना हो तो सहयोग के बिना, मगर एक आत्म मुक्ति, स्वमुक्ति के आधार पर स्वराज की निर्मित की जा सकती है। और उसके लिए जो आपने मुक्ति पथ का जो मार्ग सामने रखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत भाया। और ऐसा लगता है कि अगर हम एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखें तो जैसे आपने कहा कि कोई भी क्रांति, या क्रांति नहीं हो सकती, उत्क्रांति होती है, मगर वो भी 100% सफलता नहीं दे सकती। और ये जो डाइवर्सिटी की बात है, ये एक मेरे ख्याल में अपने आप में बहुत मूलभूत बात है। बायोडाइवर्सिटी एक अच्छी चीज मानी जाती है क्योंकि उससे उत्क्रांति अच्छी तरह से आगे बढ़ती है। विचारों में भी डाइवर्सिटी होना ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी संस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो वहां पे भी उसकी जो ऑटोनॉमी होती है, उसमें भी डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा आधार होता है। और एक शराब मुक्ति जो आगे अगर बढ़ानी है तो उसमें आंदोलन की आवश्यकता होती है, उसमें सभी लोगों को जुड़ने की आवश्यकता होती है, सभी को साथ ले जाने की आवश्यकता होती है। मगर अंततः ये स्वमुक्ति की बात आती है, क्योंकि मतलब जो शराब के व्यसनाधीन है उनके स्वमुक्ति की बात आती है। और जिन महिलाओं पे इस शराब के कारण उन्हें बहुत अत्याचार सहना पड़ता है और उसके बाद में वो उठती है और शराब से मुक्ति पाने के लिए, उनके पति के शराब व्यसन से मुक्ति पाने के लिए, परिवार को शराब व्यसन से मुक्ति पाने के लिए वो पहले खुद को मुक्त करती हैं और फिर ये बढ़ती है। तो ये एक आपने बहुत अच्छी बात रखी कि ये एक आत्म मुक्ति, आत्म मतलब स्वराज की असली परिभाषा में इसे देखा जा सकता है। और मुझे अभी आपका भाषण सुनते सुनते एक बात याद आई। जलगांव की ही बात है। जलगांव में एक बहन है, जलगांव के पास के एक देहात में, श्रीमती नीलिमा मिश्रा, बहुत अच्छा काम करती हैं, मैग्सेसे अवार्ड की विनर हैं। और बड़े भाऊ के साथ मैं उनके यहाँ गया था, काफी लोग गए थे उनके यहाँ, और उन्होंने अपने आसपास के कुछ गांवों में अपने और खुद के विचार से कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश वो कर रही है। मगर उसमें मतलब उनका डेवलपमेंट मॉडल ये है कि वो खुद कुछ थोपती ही नहीं है, मगर गांव के लोगों में, विशेषतः परिवारों में जो महिलाएं हैं उनके यहाँ जाती हैं, उनसे बात करती हैं और उनसे पूछते हैं आपकी समस्याएं क्या क्या हैं। और अगर समस्याएं पूछते हैं तो उसके साथ में उनके विचार से उन समस्याओं का हल क्या है वो भी पूछती हैं। और फिर उसके सुलझाने के लिए क्या किया जाए उसका एक ढांचा बना के उस पर वो काम करती है। मगर मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उसमें ये व्यसन मुक्ति की बात सर्वप्रथम आई थी, उन्होंने कहा। और उन्होंने
जब उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने सब महिलाओं को बोला कि मैं आप जो गांव की जो समस्याएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उसके लिए मैं धन इकट्ठा करूंगी। हम लोग जैसे आप कह रहे हैं उस प्रकार से उसको सुलझाने के लिए हम लोग सब प्रयास करेंगे, मगर पहली कंडीशन कि पूरा गांव व्यसन मुक्त होना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने गांव के पुरुषों को भी साथ में लिया और उनसे ये वचन लिया कि आप इसके बाद आप शराब को नहीं छुएंगे। और मुझे लगा वो मतलब अभी वो वैसे के वैसे चालू है, उससे आगे बढ़ा है, उसके पीछे गया है, ये मुझे ज्ञात नहीं है। मगर बाद में मैंने गांव के पुरुषों से भी बात की और वो ऑफ कोर्स नशाबंदी के बारे में नहीं थी, मगर वो पुरुषों से बात की थी। वो बात थी कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो काम करते हैं, महिलाएं भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और उसके माध्यम से काम करती हैं। और उनका एक अनुभव था कि जब महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम किया तो गांव के पुरुष भी आए उनके पास और बोले हमें भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, हम भी ये काम करना चाहते हैं। तो ये मुझे नीलिमा जी ने बताया था। तो जब पुरुष आए तो मैंने पूछा कि ये बात बताइए कि जब आप ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं तो सहज ही आप पैसा बैंक से लेते हैं या कहीं कर्जा लेते हैं, तो वापस करने में कभी कठिनाई नेचुरल रूप से हो सकती है, तो ऐसे नहीं होता क्या? तो मैं नहीं, इसमें डिफॉल्ट कभी भी नहीं होता। तो मैंने पूछा क्यों नहीं होता? और वो ऑफ कोर्स मतलब बांग्लादेश में जो ये मूवमेंट, माइक्रो फाइनेंस की जो मूवमेंट चली, वहां का उत्तर, महिलाओं का उत्तर, पुरुषों का उत्तर एक ही था कि हम चाहे तो दूसरा लोन बैंक से लेंगे, वहां डिफॉल्ट कर देंगे, मगर सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें हम सभी लोग साथ में जुड़े हैं उसमें हम किसी को मतलब मेरे कारण किसी और को भी झुकना ना पड़े, ये एक समाज का एक घटक होने के नाते एक बड़ी बात सब लोग संभालते हैं। और तो मैं इस वक्त ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी बड़ी बात को मतलब जब तक सभी लोग उसमें जुड़ते नहीं और वो सभी लोग अपने मन से जुड़ते नहीं है, सभी लोग ये अपना काम है, ये मेरी सोमुक्ति की बात है, उस भावना से जुड़ते नहीं है, तब तक मतलब बात कुछ सुलझती है, कुछ सफलता मिलती है, मगर बहुत सफलता मिलना कठिन हो जाता है। और आपकी दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो उत्क्रांति है उसको मतलब आप ऐसे सोचें कि आज आपने कुछ शुरू किया, कल चुटकी जैसा सब सुलझ गया, ऐसे तो कभी नहीं होगा। ये बात धीरे धीरे होगी और इसमें सभी लोगों को जोड़ के रखना, सभी लोगों को समझना, और इसमें मैं समझता हूँ कि एक शिक्षा की एक बहुत बड़ी भूमिका है, छोटे बच्चों की शिक्षा की भूमिका है, मगर प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा की भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। और जैसे अश्विन भाई ने बात की सिलेज की, सिलेज में भी यही भूमिका हम आगे बढ़ा रहे हैं कि एक ज्ञान और उपजीविका, और उपजीविका के लिए जो कुछ उपयुक्त तंत्र ज्ञान है वो साथ में अगर ले चलें तो मेरे ख्याल में एक जिसे हम कहते हैं कि एक सस्टेनेबल चेंज आ सकेगा। अभय भाई, आपके लिए एक हम लोग आपके भाषण के पहले बात कर रहे थे तो उसको जरा एक थोड़ी सी माहिती उसके बारे में दे दूं कि गोंडवाना विद्यापीठ में जो एक साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है जिसकी शुरुआती डिजाइन में आपका बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ पे मतलब बाम्बू के आधार पर
एक तो उपजीविका की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था तो है ही है, वैसे वहाँ पे इस जिले में काफी जगह पे है, मगर अब गोंडवाना विद्यापीठ में एक बाम्बू पर आधारित कोर्स की भी व्यवस्था हो रही है। वो उन्होंने वहाँ के एकेडमिक काउंसिल से स्वीकृत किया है। उस कोर्स को IIT बॉम्बे ने डिजाइन किया है और इसके लिए हमें 2-3 साल लग गए, मगर वो कोर्स अभी शुरू होने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये सब एकत्रित हो और उसमें साथ ही साथ तो हमारे जो मतलब मूलभूत वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उसकी भी अगर जोड़ आए तो मेरे ख्याल में एक शाश्वत स्वरूप निर्माण हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि मतलब मेरे विचार में गांधी जी की यही धरोहर है और यही हमें आगे बढ़ाना है। और गांधी रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से भी हमारा इसी प्रकार का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आपका मार्गदर्शन हमें बहुत आवश्यक रहेगा और समय समय पर अगर आप मिलता रहे वो मार्गदर्शन तो हमारा बहुत लाभ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ में आई रिटर्न बैक टू अश्विन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद काकोडकर साहब। मित्रों, कार्यक्रम के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी स्मृति व्याख्यानमाला के पहले पुष्प में प्रमुख वक्ता डॉक्टर अभय भाई ने काफी महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आज उपस्थित रहकर जो ज्ञान बोध यहाँ पर साझा किए, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगे। अभय भाई, हम आपके प्रति गांधी रिसर्च फाउंडेशन परिवार कृतज्ञता व्यक्त करता है और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोडकर साहब हमारे बीच उपस्थित रहे। काकोडकर साहब के प्रति हम धन्यवाद अदा करते हैं। कार्यक्रम में गांधी रिसर्च फाउंडेशन के संचालक श्रीमान डॉक्टर सुदर्शन भाई आयंगार, श्रीमान अनिल बाबू जैन, श्रीमान अशोक बाबू जैन, सब लोग उपस्थित रहे और आरंभ से ही ये कार्यक्रम को मुख्य रूप से विषय के संदर्भ में, वक्ता के संदर्भ में सुदर्शन भाई का आरंभ से ही मार्गदर्शन रहा है। सुदर्शन भाई के प्रति तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को तकनीकी रूप से सफल बनाने के लिए हमारे सहयोगी जैन एजुकेशन सिस्टम्स लिमिटेड के सहयोगी और सबसे महत्वपूर्ण आज इस कार्यक्रम में दोनों प्लेटफॉर्म पर YouTube और Facebook पर जुड़े हमारे सभी दर्शक के प्रति हम धन्यवाद अदा करते हैं और श्रीमान अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज का इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत